नमस्ते दोस्तों। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के साइंस का अनसॉल्व पेपर, जिसमें से हम लोग फिजिक्स वाला पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी तक। और अभी तक जो है 2025-2024 को कम्प्लीटली सभी सातों सेट सॉल्व कर चुके हैं। और 2023 का जो है 5 सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सेट 6 सॉल्व करेंगे। तो पहले 7 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं फिजिक्स के, पहले उनको सॉल्व करते हैं, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो देखो, आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। उत्तल दर्पण में दो ही केस होते हैं, दोनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में जो लास्ट वाला केस होता है वो आभासी और बड़ा बनाता है। उत्तल दर्पण के दोनों केस में जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, लेकिन छोटा होता है। तो जब बड़ा की बात आए तो कौन सा दर्पण हम बताएंगे? अवतल दर्पण बताएंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े। इस तरह से आप वो सारे केस तैयार करिए ताकि ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, आप सीधा जवाब आपके दिमाग में आ जाए। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? समतल, अवतल, उत्तल। तो समतल दर्पण, सॉरी समतल कह रहे हैं, अवतल दर्पण पार्ट बी जो है सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र? आपने चैप्टर में पूरा ह्यूमन आई का फिगर बनाया होगा अच्छे से, और उसमें नामकरण किया होगा, उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो याद रहना चाहिए, लास्ट में जो होता था रेटिना, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है। इसमें कौन सा ऑप्शन है? परितारिका, दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल को ही हम रेटिना बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, दृष्टिपटल। बी, दृष्टिपटल। ठीक है। तो दृष्टिपटल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी का सबसे नीचे होता है, सबसे कम विचलन लाल का होता है। ये दोनों तो आपको याद होनी चाहिए। लेकिन अगर बीच में से ये दोनों ऑप्शन ना दे, बीच में से किसी कलर का पूछे, तो वो सीक्वेंस विबग्योर वाला सीक्वेंस याद होना चाहिए। इसमें दिया है बैगनी, पार्ट बी बैगनी दिया है, तो सबसे ज्यादा विचलन किसका हो जाएगा? बैगनी। ये नोटिस करिए आप, तुक्का लगाने वालों के लिए क्या होता है? पार्ट बी ही दे दिया है। कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि जब आंसर नहीं आ रहा होता है तो सभी सातों ऑप्शन में जो है कोई एक ऑप्शन चुन लेंगे, ए बी सी डी में से कोई एक चुन लेंगे और सभी लगा देंगे, कम से कम दो तीन तो सही हो जाते हैं, ऐसा दिमाग लगाते हैं। लेकिन देख लो ध्यान से, अगर कोई बी के अलावा कोई चूज करेगा तो कैसे गलत हो रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 पर आते हैं। एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। तो ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा का देखो, जब कभी भी ऊष्मा, विद्युत शक्ति ऐसे शब्द यूज हो क्वेश्चन में, तो जो फार्मूले मैंने कई बार बता रखे हैं इसको, 3 फार्मूले ऊष्मा के लिए और 3 फार्मूले विद्युत शक्ति के लिए सेम होते हैं, बस टाइम का डिफरेंस होता है। तो वो फार्मूले दिमाग में आने चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है? विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाता है। तो धारा वाला कौन सा फार्मूला था? आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। और धारा को दो गुना कर दिया जा रहा है, तो जब धारा आई की जगह पे 2i रखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और आई स्क्वायर आर टी। तो कितना हो जा रहा है? 4 गुना हो जा रहा है कि नहीं? आई स्क्वायर आर टी पहले था, अब जो है 4 गुना हो जा रहा है, स्क्वायर डैश बोल दो। ठीक है। तो 4 गुना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फार्मूले याद रहेंगे तो कर ले जाएंगे आप। कौन सा? आधी, दोगुनी, 4 गुनी। 4 गुनी आपको सी सही हो जाएगा। 4 गुनी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो इसके लिए देखो, कोई भी जब देखेंगे, अगर चुंबक से रिलेटेड कोई पदार्थ चुनने की बात आती है तो आप ज्यादातर जगह पर देखेंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब बनाया जाता है तो उसमें नर्म लोहा ही यूज किया जाता है। अभी तो आपके सिलेबस में वैसे है नहीं, जो पहले था विद्युत मोटर और जनरेटर, जनित्र, वो भी सिलेबस से हटा दिया गया 2023 में। तो अगर आप 12th में जब आएंगे तो आप पढ़ेंगे ये सब, जनरेटर पढ़ेंगे, जनित्र और ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट और होता है गैल्वेनोमीटर, उसमें पढ़ेंगे। तो सब में जो है नर्म लोहे की क्रोड यूज की जाती है। क्यों? इसका रीजन ये होता है कि नर्म लोहा जो है एक जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है, मतलब वो अपने इससे बाहर के चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर खींच लेता है, इसलिए नर्म लोहा सबसे उपयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर में भी नर्म लोहा यूज होता है, गैल्वेनोमीटर में भी यूज होता है, जनरेटर में भी, जनरेटर में भी और मोटर में, ये सब में नर्म लोहा जिस पे वायरिंग की जाती है, बाइंडिंग की जाती है, वो सब नर्म लोहा यूज किया जाता है। तो नर्म लोहा हो जाएगा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन देख लीजिए एक बार। पीतल, मुलायम लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील। मुलायम लोहा, यहाँ पे नर्म नहीं लिखा गया, मुलायम लिखा गया, तो मुलायम कर लो। लोहा। ऑप्शन कौन सा था? बी। ऑप्शन बी ही है। देखो 5 क्वेश्चन में से 4 में तो बी ही होगा। अगर किसी ने बी लगा दिया तो उसका तो सही हो जाएगा 4 क्वेश्चन। लेकिन अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन चूज किया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा किरण आरेख सही है? तो कौन सा लेंस बना हुआ पहले ये देख लो। अवतल लेंस बना हुआ है। अवतल लेंस में चारों में समांतर किरणें आ रही हैं। ठीक है, चारों में समांतर किरणें आ रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए अवतल लेंस एक अपसारी लेंस होता है जो किरणों को दूर भेजता है। तो इसमें से कौन से में दूर जा रही हैं? ये तो परावर्तन हो गया, ये तो पूरी तरीके से गलत है, कोई चांस ही नहीं है। इसमें क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ रही है, मतलब अभिसारी उत्तल लेंस का काम कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या होता है? दूर जा रही हैं और पीछे मिलाने पर कहाँ मिलती हैं? फोकस पर। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये तो सीधा निकल जा रहा है, कोई विचलन ही नहीं हो रहा, तो ये तो भी गलत हो जाएगा। तो अगर आपने किरण आरेख बनाया होगा थोड़ा बहुत, जब हम लेंस पढ़ते हैं तो उसमें पहले प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ते हैं, तो उसमें यही लिखाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले की किरणें इस प्रकार अपवर्तन के बाद इस प्रकार जाती हैं कि पीछे बढ़ाने पर वो फोकस से मिलती हैं। ठीक है, ये नियम होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है कि विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है? ऊर्जा के बारे में पूछा है, किस ऊर्जा में। ऑप्शन देख लो तो चाहो तो। ऑप्शन पहला दिया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो मोटर क्या करता है? मोटर चलाने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए। पहले इलेक्ट्रिसिटी होती है, फिर मोटर का जो सॉफ्ट होता है वो घूमता है, उसपे पुली लगा के जो भी जरूरत, जहाँ हमें जैसी जरूरत होती है वहां पर प्रयोग करते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए, मतलब वो विद्युत ऊर्जा को बदलेगा। किस ऊर्जा में? कोई भी चीज मैकेनिकल काम हो रहा है तो उसको हम यांत्रिक ऊर्जा में बोलते हैं, बदल रहा है। किस ऊर्जा किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ये। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। ठीक है, हालांकि सिलेबस में नहीं है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन बता दिया, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए लॉन्ग आंसर पे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर यहाँ से शुरू है, 4 नंबर के क्वेश्चन। तो उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच रखे एक बिंब, हम बिंब मतलब वस्तु, वस्तु के प्रतिबिंब का बनने वाला नामांकित किरण आरेख बनाइए। नामांकित किरण आरेख का मतलब बस उसमें जो भी वस्तु है, फोकस है, वक्रता केंद्र, इनका नाम लिख देना है, उसी को हम नामांकित किरण आरेख कहते हैं। बनाइए तथा बने हुए प्रतिबिंब के गुण लिखिए। जो 4 प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं उनको लिखना है। ये बात कह रहा है कि वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले ध्रुव और अनंत के बीच वस्तु रखा गया है, उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। अच्छा बना दिया। यहाँ पे हो गया आपका ध्रुव और यहाँ कहीं पे अनंत। तो कहीं भी वस्तु रख दीजिए आप, ध्रुव और अनंत के बीच में वस्तु को रखा जा रहा है। अब क्या करते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कैसे जाएगी? अब अक्ष के समांतर यहाँ पे कहीं पे फोकस, फोकस लिख दे रहे हैं। फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र आगे होगा, उसकी जरूरत है नहीं क्योंकि यहीं तक फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनता है प्रतिबिंब। ये हो गई वस्तु। तो कहाँ से जाएगा ये? देखो समांतर आने वाली किरण फोकस से जानी चाहिए, लेकिन ये इधर तो जाएगा नहीं, तो इस तरीके से ये परावर्तित होता है कि उसको पीछे बढ़ाने पर फोकस से जाकर वो मिले। दूसरी किरण कहाँ ले आएंगे? हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ध्रुव पर ले आते हैं। ध्रुव पर ले आओगे तो जिस एंगल पे आएगा उतने ही एंगल पर वापस जाएगा। अब एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, तो दोनों तो कहीं पे मिलेंगी नहीं। तो फिर हम क्या कहते हैं? पीछे बढ़ाते हैं इनको। पीछे बढ़ाया, यहाँ पे काट रही है, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। ए डैश बी डैश, ये क्या है? प्रतिबिंब। ये किरण आरेख हो गया। अब चारों गुण लिखने हैं। क्या क्या कहाँ पर बन रहा है? सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो पहले हम बताते हैं
ध्रुव और फोकस के बीच, या फिर दर्पण के पीछे लिख दो, पूरा लिखना चाहते हो तो दर्पण के पीछे, पीछे ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। एक दूसरा क्या बताना है हमें, वास्तविक है या आभासी? तो दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी ही है। वैसे भी आप देख सकते हैं पीछे बढ़ाने पर किरणों को जो है, परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर जब प्रतिबिंब बनता है तो आभासी, आभासी। एक फिर तीसरा हम क्या बताते हैं, उल्टा बनना या सीधा? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। चौथा, प्रतिबिंब का आकार बताते हैं। तो वस्तु देखो इतना बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, और प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है उत्तल दर्पण से, तो वस्तु से छोटा। ये चारों गुण हमें लिखने होते हैं, वस्तु से। चलिए, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किरण आरेख तो बन गया, यहाँ तक हो गया। तथा बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताइए, ये भी गुण भी बता दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो इसके एक दो कारण लिख सकते हो आप। बस सबसे पहली बात तो, अगर हम अवतल दर्पण यूज करेंगे, अवतल दर्पण में ज्यादातर केस में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। हम क्या चाहते हैं, जो भी हमारी गाड़ी में जो भी पीछे के वाहन आ रहे हैं उनको देखने के लिए उनका प्रतिबिंब सीधा बनना चाहिए ना। तो पहला तो हो जाता है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का सीधा बनता है, एक कारण ये हो जाएगा, बनता है। और दूसरा कारण ये होता है कि प्रतिबिंब छोटा बनने के कारण ये काफी वाइड एंगल, काफी दूर तक का एरिया, क्षेत्रफल कवर करता है पीछे का। ठीक है, वाइड एंगल वो कैसे लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब छोटा बनने के कारण, प्रतिबिंब छोटा बनने के कारण, कारण वाहन के का, क्या लिखें इसको, पीछे का वाइड, एक बड़ा क्षेत्रफल, बड़ा क्षेत्रफल कवर करता है। कवर तो इंग्लिश वर्ड हो जाएगा, बड़ा क्षेत्रफल तय करता है, या फिर क्या लिखें देख लेना भैया अपना, कवर करता है मैं लिख दे रहा हूँ, बड़ा क्षेत्रफल कवर करता है, देखो पता नहीं। चलिए, हो गया ये। किरण आरेख बना देंगे, नामांकित में नाम लिख देना है, और ध्रुव भी लिख दो, नाम ही कह रहा है लिखने को, नामांकित बोला है, सबके नाम लिख देंगे। ठीक है, वस्तु हो गया और चारों गुण हो गए। और क्यों वरीयता देते हैं, ये दो रीजन है आपके लिए, ये दोनों रीजन लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको हिंदी पता हो उसका तो बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र की निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, समान नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाए। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, दीर्घ लिखा जाए या दूर, दूर दृष्टि दोष लिखा जाए। तो इनका मतलब ये होता है कि दूर की वस्तुएं, जो भी दृष्टि दोष होता है वहां पे उल्टा होता है, उसका समझ लेना। दूर दृष्टि या दीर्घ उनके ये मत समझना कि दूर का नहीं दिखाई देता, दूर का स्पष्ट दिखाई देगा, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, अभी बहुविकल्पी में प्रश्न आया था, रेटिना पर होना चाहिए। तो रेटिना के पीछे जब प्रतिबिंब बन जाता है तो उसमें जो है पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, उसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। तो चित्र बना देते हैं, पूरी आंख नहीं बनानी होती, एक लेंस बना दो आप, और ऐसे करके आप रेटिना बना दो। तो ये क्या है, रेटिना। तो कहाँ बन जाती है प्रतिबिंब, मान लो यहाँ से आ रही है वस्तु से कोई प्रकाश की किरण, तो ये जो है रेटिना के पीछे बन जाती है प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब बनना कहाँ चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए हमें लेंस पे और रेटिना पर, रेटिना पर बनेगा तभी
वहीं से ऑप्टिक नर्व जो प्रकाशिक नसें होती हैं वो दिमाग तक जाती हैं, तो हमें स्पष्ट चीजें हम उसको फील कर पाते हैं। तो इसको यहाँ लाने के लिए देखो और मोड़ना पड़ेगा, और मोड़ने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? उत्तल लेंस। एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, ये किरणें और मुड़ जाती हैं, तो यहाँ मुड़ने के बाद जो है प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर देखो उत्तल, पहले क्या था, यहाँ जाके बन रही थी उत्तल लेंस, हमें और पास मोड़ने के लिए कौन से लेंस की जरूरत होगी? उत्तल लेंस की जरूरत होगी ना। तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, कन्वर्जिंग होता है, तो ये कन्वर्ज करके यहाँ पे लाके रेटिना पर प्रतिबिंब बना देता है। ये चित्र बनाना है के बाद कैसे संशोधित किया जाता है, तो उसमें क्या, एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करके, उसमें लिखेंगे आप, चित्र बना देंगे कैसे संशोधित किया जाता है, उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, उत्तल लेंस किया जाता है। हो गया। अब इसके बाद कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र की निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो, पहली बात तो पास की वस्तुएं देख नहीं सकता, उसका निकट बिंदु कहाँ है? 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर तक नहीं देख सकता है, उसके बाद की वस्तुओं को देख सकता है। दूर की वस्तुओं को देख सकता है, पास की नहीं। कहाँ तक नहीं देख सकता? 75 सेंटीमीटर तक। इसका मतलब क्या हुआ, जो पास वाली वस्तुएं हैं उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बने? 75 सेंटीमीटर पर जाके बने। 75 सेंटीमीटर या उसके बाद कहीं भी बने, क्योंकि वो दूर की वस्तुएं तो देख सकता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है, तो हमारा कहाँ पे बिंदु 75 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनना चाहिए? वी हमारा 75 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? समान नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। अब समान नेत्र का निकट बिंदु, अगर समान नेत्र में कहाँ तक दिखाई देता है? 25 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब वस्तु कहाँ पे हम रखेंगे? वस्तु कहाँ पर? 25 सेंटीमीटर वाली को देख लेते हैं, बाकी उसके बाद कहीं भी बनेगा तो वो 75 के बाद ही बनेगा। प्रतिबिंब को हमेशा वस्तु को हम निगेटिव लेते हैं, और उत्तल लेंस में देखो, ध्यान से देखो, ये होता है ना, प्रतिबिंब जाके ऐसे बनता है, इधर इधर को प्रतिबिंब बनता है, तो क्या होता है, वो प्रतिबिंब को पॉजिटिव लेते हैं। फोकस दूरी निकालनी है हमको, 1/f इक्वल्स टू उत्तल लेंस फार्मूला यूज कर लो, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो रख दो यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/v कितना है? 75 है, और माइनस 1/u कितना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 25 रखेंगे तो प्लस 25 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, 75 एलसीएम हो जाएगा, 75 के 75, 1 प्लस 25 दिया 75, तो 3 हो जाएगा, 3 एक 4/75। रिवर्स कर दो, एफ बराबर क्या हो जाएगा? 75/4। तो 4 से डिवाइड करोगे कितना चल जाएगा? 4 एक के 4, 3 बचेगा, 5 उतारोगे 35 हो जाएगा। 4 7 4 अट्ठे 32, फिर 3 बचेगा, 35 बचा था ना, 4 अट्ठे 32, 3 35, 3 बचा है, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, फिर 2 बचेगा, जीरो बढ़ाओगे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 18.75 सेंटीमीटर। और देख लो प्लस आ भी रहा है, प्लस से क्या पता चलता है? ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस? लेंस, वैसे कि हमने पहले ही बता दिया है, उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसको आपको यही पहचानना है कि देखो, हमें पास की वस्तुएं देखनी है, कितने पास की देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर, समान नेत्र 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, ये दिया भी है। 25 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वो तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसमें दीर्घ दृष्टि दोष है। तो अगर उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाए जाके? 75 सेंटीमीटर पर बन जाए, तो वो क्लियर दिखाई देगा कि वो 75 सेंटीमीटर या उसके बाद की वस्तुओं को देख सकता है, दूर की वस्तुओं को देख सकता है। तो 75 सेंटीमीटर पर बन गया प्रतिबिंब, तो वो से कितना लेंस फोकस दूरी कितना चाहिए? 18.75 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। बस ये इतना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने के लिए 10 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे यह उतना ही धारा ले? सबसे पहले पहला पार्ट इसमें से कर लेते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार करा भी चुका हूँ। आर बराबर होता है रो एल बाई ए, चालक का प्रतिरोध, जहाँ पे एल क्या है पूरा पूरा लिखेंगे आप,
आप फार्मूला लिखेंगे पहले, फिर आर प्रतिरोध है, रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, एल क्या है, चालक की लंबाई है, ए है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल। तो देखेंगे ध्यान से, आर जो है एक तो लंबाई पर निर्भर करता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तो लंबाई बढ़ाने से क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ता है। और आप ऐसे नहीं बनाएंगे, आप साफ साफ लिखेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है, पूरा लिखना है। ठीक है, फिर दूसरा, इस पे क्षेत्रफल के देखो व्युत्क्रमानुपाती है, आर जो है व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा रिलेशन। अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब क्या, जितना ज्यादा मोटा तार लेंगे उसका उतना प्रतिरोध कम होता है। तो क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसको लिख करके, किसी भी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, ये लिख देंगे। इस पर निर्भर करता है, रो पर क्या होता है, रो ये पदार्थ का गुण, जब ये पदार्थ बदलता है तब प्रतिरोध बदलता है, लिखना चाहें तो लिख लें। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध इसको कहते हैं, प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है। जब तक पदार्थ नहीं बदलेगा तब तक विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान नहीं बदलेगा। फिर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट का है, विभव दिया है उसका, मतलब 80 वोल्ट पर संचालित किया जाता है, वी कितना है, 80 वोल्ट, और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई बराबर 10 एम्पियर। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बल्ब को 240 वोल्ट पर, इसको चलो V1 बोल रहा हूँ, V2 240 वोल्ट पर उसको काम करना है। तो फिर क्या कह रहा है, संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। क्यों प्रतिरोध जोड़ेंगे, पहले तो ये सोच लो। देखो, क्योंकि उसे धारा सेम चाहिए। जब पहले 80 वोल्ट था तो कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी, 10 एम्पियर। अब 80 वोल्ट से धारा बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 240 वोल्ट। हमने पढ़ा है ओम ओम का ओम्स लॉ में, ओम के नियम में पढ़ा है कि धारा जो विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है, तो फिर डायरेक्टली समानुपाती होता है, V बराबर आई आर पढ़ा होगा। तो जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ जाएगी, लेकिन कह रहा है जिससे यह उतनी ही धारा ले, धारा बढ़ानी नहीं है, हमें 10 एम्पियर है, तो धारा को बढ़ाने ना बढ़े ऐसा क्या करना होगा, हमें प्रतिरोध बढ़ाना होगा। जो भी प्रतिरोध होगा बल्ब का, उसके साथ श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोध हम जोड़ेंगे, ताकि जो है धारा 10 एम्पियर ही रहे। श्रेणी क्रम में ही क्यों, क्योंकि अगर समांतर क्रम में करोगे तो वो धारा प्रतिरोध घट जाता है, एक बात ध्यान रखिएगा। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध घटता है और श्रेणी क्रम में बढ़ता है। तो क्या करेंगे, इसकी जो है श्रेणी क्रम में हमने माना आर डैश प्रतिरोध जोड़ देंगे। ठीक है, आर डैश, और यहाँ पे क्या करना है, इसका प्रतिरोध पहले निकाल लेते हैं, पहले ये तो पता हो कितना प्रतिरोध है। तो V बराबर आई आर से, ये फार्मूला याद होगा, तो आर बराबर क्या हो जाता है, V बटे आई। V है 80 वोल्ट और धारा कितनी, 10, 0 से 0 हटाओ, 8 ओम का प्रतिरोध इस बल्ब का था। तो हमने माना श्रेणी क्रम में ये बल्ब था, फिर ऐसे बना दो, हाँ, बल्ब हो गया। इसका प्रतिरोध कितना है, 8 ओम है, और इसके साथ श्रेणी क्रम में हमने क्या किया, जोड़ दिया, कितना, आर डैश जोड़ दिया। शर्त ये है कि धारा 10 एम्पियर ही रहनी चाहिए। तो इसका तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 8 प्लस आर डैश। ठीक है, फिर से धारा निकालेंगे, आई बराबर V बटे आर करेंगे, V2 करेंगे यहाँ पे, फिर V1 कर देना। इस बार धारा तो वही 10 एम्पियर ही रहेगी, या फिर क्या निकालना है हमें, चलो ये फार्मूला आर निकालना है ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई, आर इक्विवेलेंट करते हैं यहाँ पर, V2 बटे आई। ठीक है, V बराबर आई आर से आर बराबर V1 बटे आई पहले किया, फिर V2 बटे आई दूसरे वाले केस में। तो आर इक्विवेलेंट कितना है, 8 प्लस आर डैश। V2 कितना वोल्टेज लगाया गया है, 240, और धारा कितनी है, 10 एम्पियर ही रहनी चाहिए, धारा नहीं बदलनी चाहिए। तो यहाँ से 0 से 0 हटाएंगे, 8 प्लस आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, 24। आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16, 16 ओम। तो आर डैश तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 ओम। 16 ओम का प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ देंगे तो धारा नहीं बदलेगी, 240 वोल्ट पर 10 एम्पियर ही धारा देगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिए एक बार,
धारा नहीं बदलना है और वोल्टेज बढ़ रहा है तो प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा हमें। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ जाएगी, लेकिन कह रहा है धारा नहीं बदलनी चाहिए, तो उसका उपाय ये है कि आप प्रतिरोध बढ़ा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 2 पार्ट होते हैं और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके है, दोनों में से एक करना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट अंकित है, यह 3 घंटे के लिए कार्य करती है। प्रयुक्त ऊर्जा तथा प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। 2.2 किलोवाट ही है ना, एक बार चेक करना। ठीक है, 2.2 किलोवाट ही। किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। किलोवाट घंटा, देखो इसको परिभाषित करने का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है, इसको समझाने का ये तरीका। सबसे पहले क्या है, यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। क्या? विद्युत ऊर्जा नापने का मात्रक, जो आपके घर में मीटर यूज होता है उसमें किलोवाट घंटा में यूज होता है। 1 किलोवाट घंटा को हम लोग एक यूनिट बोल देते हैं, ऊर्जा का मात्रक। 1 किलोवाट घंटा ये कमर्शियल यूनिट है विद्युत ऊर्जा की, व्यापारिक। इसी के हिसाब से किलोवाट घंटा के हिसाब से सरकार आपसे बिल लेती है, 1 किलोवाट घंटे के इतने रुपए होते हैं। अब हम नॉर्मल घरों में या फिर गांव में बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं, उसको यूनिट बोल देते हैं। 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट बोल देते हैं। जो यूनिट यूनिट करते हो आप ना, वही 1 किलोवाट घंटा, बाकी कुछ अलग नहीं। तो सबसे पहले क्या है, यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ये लिख देंगे आप। अब है कितना, 1 किलोवाट घंटा कितनी ऊर्जा होती होगी? तो ध्यान से देखो, अगर कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसकी पावर शक्ति जो है वो कितनी है, 1 किलोवाट है, और वो 1 घंटे के लिए यूज किया जाए, 1 घंटे के लिए प्रयोग किया जाए, तो जितनी ऊर्जा खर्च करेगा वो, उसमें जितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बोलते हैं। तो लिख लीजिए कि यदि किसी यंत्र की शक्ति 1 किलोवाट है तथा वह 1 घंटे के लिए प्रयोग में लाया जाए, तो वह जितनी विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा उसी ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। बस आपको इतना लिखना है। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। फिर कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? देखो इसको हम एसआई यूनिट, जो ऊर्जा का इंटरनेशनल यूनिट है, जूल, उसमें बदलते हैं। एक, चलो हिंदी में ही कर देते हैं, 1 किलोवाट। तो देखो ध्यान से, किलोवाट शक्ति विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, घंटा समय का मात्रक होता है, लेकिन ये इंटरनेशनल यूनिट एसआई यूनिट नहीं है। किलोवाट को हम वाट में बदलेंगे और घंटे को सेकंड में बदलेंगे, जो भी आएगा वही जूल हो जाएगा। समझ में आ गया क्या करना है? किलोवाट को किस में करेंगे, वाट में, और घंटे को सेकंड में। तो 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, तो 1000 गुणे 1 घंटे में कितने होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 60 गुणे 60 सेकंड मतलब 3600 सेकंड हो जाएंगे। लिख दे रहा हूँ 60 गुणे 60। अब इनको आप जो गुणा कर लो, 60 गुणे 60 3600 गुणे 1000। अब इसको हम थोड़ा सा साइंटिफिक सिस्टम में लिखते हैं, वैज्ञानिक पद्धति में। 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो इसको मैं लिख दूंगा 36 गुणे 10 की घात 5। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, आगे से जो है एक अंक के बाद दशमलव लगा के सारी संख्याएं लिखी जाती हैं। तो जब आप यहाँ पे एक लिखोगे 3.6, तो देखो ये 36 था, 36 से 3.6 हो गया। जब एक अंक के बाद दशमलव लगाया तो 3.6, मतलब वैल्यू घट गई, 36 से 3.6 छोटी होगी, तो यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, एक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक अंक दशमलव हमने शिफ्ट किया है। 10 की घात 6, तो यही हो जाएगा जूल। ठीक है, तो एक तो लिखते हैं KWH, इसको हम 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। इसको याद भी रखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। 1 किलोवाट घंटा बराबर है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। अगर ये याद रहेगा तो फिर आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बहुविकल्पीय में आपको सीधा ऑप्शन दिखेगा और टिक कर देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट इसका है कि एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट अंकित है। यह 3 घंटे के लिए कार्य करती है। प्रयुक्त ऊर्जा तथा प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। सबसे पहले प्रयुक्त ऊर्जा, ऊर्जा कितनी होगी? ऊर्जा निकालने का देखो तरीका होता है, एक फार्मूला होता है, पढ़ा होगा सबने। वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000, ये पूरा फार्मूला होता है। तो इसमें दिन नहीं दिया है, दिन को हम एक दिन मान लेंगे। ठीक है,
तो वाट कितना 2.2 किलो वाट दिया है, तो 2.2 को जब हम वाट में बदलोगे, शक्ति, इसको हम शक्ति बोलते हैं ना, किलोवाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, पावर का। तो P बराबर 2.2 kW, किलोवाट। इसको वाट में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 2.2 गुणे 1000 करोगे, फिर कितना हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव है तो एक जीरो ऐसे खत्म हो जाएगा, दशमलव खत्म करने में बाकी 100 बचेगा। 22 गुणे 100, 2200 आप गुणा करके एक बार देख लेना, तो खुद से करना सीखो। ये अब आ जाएगा वाट में, इसमें आ जाएगा वाट में। तो अब हम इसमें फार्मूले में रख सकते हैं। तो ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा, वाट की जगह पे लिखेंगे 2200, और घंटा की जगह पे कितने घंटे तक यूज हो रहा है, 3 घंटे तक, 3 लिखेंगे। दिन नहीं दिया है तो एक ही दिन लिख देंगे। अगर 2 दिन के लिए यूज होता है, 1 महीने के लिए बोलता तो 30 रख देते, 15 दिन, जितने भी दिन का देता है उतना हम निकाल देते हैं। बटे 1000 कर देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हटाओ, 22 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 66, 66/10, तो कितना हो जाएगा, 6.6। ठीक है, 6.6 किलोवाट घंटा या फिर यूनिट, KW, 6.6 KW। ठीक है, अब ये हो गया कितनी ऊर्जा यूज हुई। उसके बाद अगला जो है, प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो विद्युत धारा की गणना करने के लिए हमें, या तो आप प्रतिरोध निकालो, और प्रतिरोध निकलेगा नहीं, V बराबर आई आर में से, अगर आप ये दिमाग में आता है V बराबर आई आर, तो इनमें से दो चीजें पता होनी चाहिए हमें। विभव दिया है ना, तो धारा पता है, और धारा तो ज्ञात ही करना है, और ना ही प्रतिरोध पता है। तो क्या करना है, विभव कितना दिया है, विभवांतर 220 वोल्ट पर ये काम कर रहा है। तो कौन सा, देखो पावर तो पता है, शक्ति पता है 2200 वाट। तो पावर वाला फार्मूला देख लो, P बराबर वी आई होता है, याद होगा। जिसमें से हमें क्या चाहिए, क्यों हमने ये फार्मूला यूज किया, P बराबर वी स्क्वायर बटे आर भी होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है, लेकिन कौन सा यूज किया हमने, वी आई वाला, क्योंकि विभवांतर दिया था, वोल्टेज दिया था, तो जो है हमने ये वाला फार्मूला यूज किया। अब धारा निकालना है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बटे वी। P कितना है, 2200 वाट में रखेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे किलो वाट मत रख देना, 2.2 किलो वाट दिया है। तो V कितना है, 220, एक जीरो से जीरो हटाओगे, 22 और एक जीरो, 10 एम्पियर की धारा इसमें यूज हो रहा है। हो गया सारा क्वेश्चन, और क्या कुछ बचा है क्या, पहले डेफिनेशन लिखनी है, बोल दिया मैंने, लिख लेना। फिर जो है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो इसको निकाल दिया, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। और उसके बाद क्या करना है, अ, ऊर्जा निकालना था, प्रयुक्त ऊर्जा, प्रवाहित विद्युत धारा, वो सब कर दिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे आप, अथवा वाला क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा, तो इसमें कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए 2 उपाय बताइए। तो क्या होता है कि ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूं मैं, तो इस बार नहीं कराने वाला हूँ। कम से कम 2 या 3 बार तो कराया ही होगा। तो अगर आप शुरू से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। तो अभी एक बार मैं ओरली बता दे रहा हूँ इसको। क्या होता है कि जो बल लगता है बराबर आई बी एल होता है। आई बी एल, आई होता है वैद्युत धारा, बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, एल होता है चालक तार की लंबाई। तो दो का क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए 2 कारक बताइए। तो आप एक तो धारा बढ़ा दीजिए, धारा बढ़ा दीजिए तो बल बढ़ जाएगा, क्योंकि एफ बराबर आई बी एल होता है। धारा बढ़ाने से बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने से बढ़ जाएगा, बी का मान बढ़ाने से, चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखा जाता है, तो बी का मान बढ़ाने से बढ़ जाएगा, चालक तार की लंबाई बढ़ाने से बढ़ जाएगा। फिर कह रहा है कि इस प्रभाव पर कार्य करने वाले एक उपकरण का नाम बताइए। तो वो उपकरण तो आपके सिलेबस में नहीं है, अभी विद्युत मोटर हटा दिया गया, मोटर लिख सकते हैं आप। क्यों, क्या होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब करंट जाता है तो उस पर बल लगता है, मैग्नेट लगे होते हैं चुंबक, तो उस पर जब बल लगता है तो वो घूमता है, उसी से तो तुम्हारा मोटर घूमता है। कैसे घूमता है, विद्युत धारा जाने से। तो ये हो जाएगा आपका। और नामांकित चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो कितनी बार बता चुके हैं, इसकी कोई गिनती ही नहीं है, तो ये अब तक रट जाना चाहिए आपको। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नाम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम, ये 3 नियम जरूर याद करने चाहिए। कम से कम अब जो इस समय जो पैटर्न चल रहा है, कम से कम 2 नियम जरूर पूछता है। ठीक है, तो सॉल्व करिए आप। नेक्स्ट सेट में मिलते हैं, लास्ट सेट होगा इसके बाद 2023 का सेट 7।